नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट आज 5वां पढ़ाएंगे हम। इससे पहले 3-4 प्रैक्टिस सेट या 4 प्रैक्टिस सेट में पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल हूबहू एग्जाम के पैटर्न पर है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, क्लास को शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, और ये देखें कि पुराने एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रखे थे जो रद्द हुआ है, और अभी जो मैं लेके चल रहा हूँ वो किस हिसाब से है। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सुझाव हैं, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो भी दिक्कतें या सख्त समस्या हो क्लास के दौरान, क्वालिटी बढ़ा करके देखें, बिल्कुल साफ दिखेगी आपको क्लास। तो ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेट आप लगाइए हमारे साथ जुड़ करके, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो देखिए पहला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पेशल। तो सबसे पहले देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के लिए उन्होंने कौन सी किताब लिखी? गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला गया, ठीक है, गीतांजलि के लिए। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे पहले व्यक्ति थे, पहले एशिया के व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये नोट कर लेना, एशिया के पहले व्यक्ति 1913 में। दूसरा है सीवी रमन, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, फिजिक्स। ये सभी वो व्यक्ति हैं जो भारत के व्यक्ति हैं और इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है अलग अलग विषयों में। तो इनमें से कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, इनको आप रट लेना, छाप लेना अपनी किताबों में, ठीक है। 1930 में सीवी रमन को, ठीक है। अगला पॉइंट है वीएस नैयपॉल, पूरा नाम था इनका वीएस और लिख लेना, वीएस नैयपॉल। 2001 में साहित्य के लिए इनको मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। अगला है वेंकट रमन रामकृष्ण को वर्ष 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था, यानी कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सभी भारतीय व्यक्ति थे। इनमें से 1 या 2 व्यक्तियों की बात करेंगे तो बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। कहाँ की नागरिकता? बाद में अमेरिका, लेकिन मूल रूप से भारत के थे। तो मूल रूप से भारत के थे, तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट है गोलकुंडा। गोलकुंडा का किला सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा का किला कहाँ पे स्थित है? सबसे पहला मुद्दा है हैदराबाद में स्थित है। किसने बनवाया? कुतुब शाही वंश ने इसका निर्माण कराया था। कुतुब शाही वंश ने इसका निर्माण, गोलकुंडा का किला, बहुत फेमस गोलकुंडा किला। यहाँ से कोहिनूर का हीरा, गोलकुंडा की खान भी है एक, इसी किले के पास समीप गोलकुंडा की खान, यहाँ से कोहिनूर का हीरा खोजा गया था। पूरे विश्व भर में बात करें तो एक ही स्थान भारत में, और भारत में भी दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर गोलकुंडा की खान, यहाँ से कोहिनूर का हीरा भी प्राप्त किया गया था। ये भी नोट कर लेना है ना, प्रश्न भूगोल में पूछा जाता है। अगला है चार मीनार। चार मीनार भी कहाँ पे? हैदराबाद में। यह भी बहुत प्रसिद्ध है। किसने निर्माण कराया था? कुली कुतुब शाह ने निर्माण कराया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार हैदराबाद में, ठीक है, निर्माण कराया था। आगे बात करते हैं गैट। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, गैट का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है। गैट का ही आगे चल के नाम क्या हो गया? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन गैट का आगे चल करके नाम हो गया था, ठीक है। ये नोट कर लेना, पुराना नाम आ जाएगा तो गैट और नया नाम आ गया तो विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी और गैट की स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। गैट की स्थापना कब हुई? 1948 में, और विश्व व्यापार संगठन 1995 और मुख्यालय जेनेवा में पढ़ेंगे, ठीक है। एमनेस्टी। एमनेस्टी भी एक संस्थान है जिसका मुख्यालय लंदन में, जो मानव अधिकारों के लिए काम करता है ये संगठन। एमनेस्टी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? लंदन में। मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स के लिए ये कार्य करता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अगला है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। इसका आप चेक कर लीजिएगा, स्थापना नहीं लिख पाए गलती से। इसकी स्थापना 1966 में पढ़ते हैं हम। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। मनीला की राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, जो राजधानी है फिलीपींस की, ठीक है। अफ्रीकी एकता संगठन है, जो अफ्रीकी एकता, इसका जो मुख्यालय है वो अदीस अबाबा में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? अदीस अबाबा, अफ्रीकी एकता का। ये इथोपिया की राजधानी है। अदीस अबाबा कौन से देश की राजधानी है? इथोपिया की।
इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। ठीक है, नोट करते चलिए। अब दिवसों की बात करते हैं। बिल्कुल हूबहू जो पुलिस के पैटर्न पर मैं पढ़ा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पुलिस के पैटर्न, इसी तरीके से तो प्रश्न पूछेंगे सबसे ज़्यादा पुलिस के पेपर में, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना, हवा में तीर नहीं चलाना है, आप बिल्कुल पैटर्न पे आइए, पैटर्न के हिसाब से बता रहे हैं आपको चीज़ों को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं, याद रखना। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं, और 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिवस मनाते हैं गांधी जी की याद में, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। दिवस बाहर नहीं जाएगा क्लास से, प्रैक्टिस सेट से 1 से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ये 4 दिवस हो गए, इनको याद कर लेना। हर प्रैक्टिस सेट में 3 से 4 दिवस में पढ़ा रहा हूँ आपको, हर प्रैक्टिस सेट में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई थी और बेलग्रेड में हुई थी। ये कुछ देशों के साथ मिलकर के भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, इसमें 4 या 5 कंट्रीज थे, तो गुट निरपेक्ष एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के नाम से पढ़ते हैं, एक संगठन था जो 1961 में, और स्टार्टिंग इसकी कहाँ से करी? बेलग्रेड से इसकी स्टार्टिंग करी। तो स्थापना पढ़ते हैं, बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई 1961 में, गुट निरपेक्ष, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है एपीकल्चर, पढ़ाई होगा। मधुमक्खी का पालन करते हैं भैया एपीकल्चर में। अनिऑर्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, मतलब जो पक्षियों के वैज्ञानिक होते हैं, जो पक्षियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक होते हैं, उस शाखा को वैज्ञानिकी को क्या बोलते हैं? अनिऑर्थोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर तो ये पुलिस का पेपर रद्द हुआ है, उसमें पूछा गया था। उद्यान के ऊपर जो अध्ययन होता है, पेड़ पौधों के, बागवानी के ऊपर जो अध्ययन होता है, उस हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है वो सब्जेक्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर का एक विषय भी होता है। आगे बात करेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को नोट करते चलिएगा मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से, और शेयर कीजिए क्लास को। लाइक करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, लाइक अवश्य करिए क्लास को। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है भाई साहब हाल ही में भारत में, तो इसके ऊपर ध्यान देना है आपको। मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 74 में है। मंत्रिपरिषद का प्रावधान 74 में है, और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद सलाह देती है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सलाह देती है पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद, वो सब इसी में लिखा हुआ है 74 में। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में पीएम को सलाह देती है, ये नहीं राष्ट्रपति को सलाह देती है पीएम सहित। अगला पॉइंट है, राधा कृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। बिल्कुल थे। कितने सालों तक रहे? 10 सालों तक रहे। भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण जी थे। लेकिन प्रश्न है आपके लिए यहाँ से, जो राधा कृष्ण जी थे और उपराष्ट्रपति बनने से पहले कौन से देश में राजदूत थे? राजदूत के रूप में और सेवा दे चुके हैं हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति। तो बताइएगा कौन से कंट्री में राजदूत के तौर पे, एम्बेसडर के तौर पे सेवा दे चुके थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे अगले पॉइंट की बात करेंगे। भारत के चौथे और 5वें राष्ट्रपति कौन से थे? ये भी मैंने होमवर्क दे दिया आपको। ये होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से, बिना कॉपी देखे हुए आप मेमोरी में याद करिए। भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति और भारत के 5वें स्थान के राष्ट्रपति कौन थे? दोनों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से फटाफट से बताइए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, आपके आंसर को चेक करेंगे, और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे चौथे नंबर और 5वें नंबर के प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न लिया हमने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचार, और इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा, इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और इसी के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भैया, कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल के उत्पादन से। खनिज तेल जो कच्चा तेल होता है उसके उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के एक क्रांति शुरू की गई, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल से। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते हैं। चलो एक एक पॉइंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासतौर पे जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ का जिन्होंने फॉर्म डाला है, यही क्वेश्चन आने हैं आरपीएफ में भाई साहब, पढ़ते रहिए। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इसे कोयला नदी भी कहते हैं भारत में। कौन सी नदी? कोयला नदी, क्योंकि ये छोटे नागपुर के पठार से ही बहती है सबसे ज़्यादा, और छोटे नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है कोयले की वजह से। कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है छोटे नागपुर के पठार में। ठीक है, तो दामोदर नदी बंगाल का शोक। बिहार का शोक, चूँकि अभी आप समझ रहे हैं मानसून का समय है, लेकिन फिर भी जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं वह गर्मी का समय है, मानसून का समय नहीं है। विशेष और ज़बरदस्त
ज़बरदस्त गर्मी है, जितनी गर्मी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो मानसून का समय है, मानसून के समय में कुछ नदियों में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ के हालात बनते हैं आसपास के क्षेत्रों में। तो ये नदियाँ कुछ प्रसिद्ध हैं भारत के भीतर जो हमेशा बाढ़ के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो जैसे बिहार का शोक कोसी नदी, हमेशा यहाँ से हालात ख़राब होते हैं। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, हमेशा यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं। अभी ख़राब हो रखे हैं आसाम के अंदर, तो आप अखबारों में पढ़िए, इस नदी के बारे में पढ़िए, सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। बिहार में कोसी नदी, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, और उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सटे हुए हमारे लगभग 8 ज़िले हैं, जिनमें बलरामपुर की बात करें, बहराइच की बात करूं, लखीमपुर खीरी की, पीलीभीत की या कुशीनगर की, ये ज़िले जो लगे हुए हमारे, इनमें भी बाढ़ के हालात हैं नेपाल से निकलने वाली नदियों की वजह से। एक गंडक नदी की वजह से, एक राप्ती नदी की वजह से बाढ़ के हालात हैं हमारे उत्तर प्रदेश के इस तराई वाले इलाके में, ठीक है। इनको पढ़ाएंगे आगे आपको। अब अगला पॉइंट ले लिया हमने, चीन का शोक। चीन का शोक किससे कहते हैं? तो हुआंगो नदी, या इसी को बोलते हैं पीली नदी। हुआंगो नदी या इसी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, चीन का शोक कहते हैं। भैया चीन में बड़े बाढ़ के हालात पैदा करती है। तिब्बत के पठार से ही निकलती है ये नदी। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। इसे हुआंगो नदी बोलते हैं वैसे तो वास्तविक, लेकिन चूंकि जहाँ बहती है तो इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो मिट्टी पीले रंग की दिखाई देती है, तो पीली नदी और इसका नाम पड़ गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। कौन से शहर को कहा जाता है? कानपुर को। राष्ट्रीय राजमार्ग, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, वो आपस में बहुत सारे, सबसे ज़्यादा अगर एक तरीके से बात कहें तो कानपुर में जा रहे हैं, कानपुर से होकर के जा रहे हैं। तो पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कोयला नगरी। कोयला नगरी किसे कहते हैं? धनबाद को। धनबाद कहाँ पे पड़ता है आपका? झारखंड में। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार भी है, और झारखंड का ही एक शहर है, धनबाद जिला है। इसे कोयला नगरी कहते हैं, जो कि ओवरऑल इसकी जो व्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो कोयला पर आधारित है, कोल पर आधारित है। यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है कोयले से ही सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो कोयला नगरी भारत में से कहते हैं। धान, अभी मानसून का समय चल रहा है भाई साहब, तो मानसून के समय में खरीफ की फसलों की बुवाई होती है नॉर्थ इंडिया में। कौन सी फसल? खरीफ। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत एक फसल आती है, बहुत इंपॉर्टेंट आती है, और उसका जो निर्भर है उत्पादन वो पानी के ऊपर ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा के पानी की आवश्यकता होती है, या वर्षा का पानी ना हो तो सिंचाई के लिए जो पानी की व्यवस्था होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो धान की डलिया, धान की डलिया कौन से राज्य को कहते हैं? तो धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक पर्टिकुलर इलाका, छत्तीसगढ़ बहुत बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन करता है, तो इस वजह से छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। और खरीफ की फसल है धान भाई साहब, जो मैं बता रहा था, इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। लगभग अगर बात करें तो 150 सेंटीमीटर के आसपास पानी की आवश्यकता होती है धान की फसल को, तब उत्पादन होता है धान का। धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर बात करें तो धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन ओवरऑल क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा करता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश करता है सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन, और तीसरे स्थान पर पंजाब करता है भारत में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन। और धान का कटोरा या धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ये नोट कर लेना, ठीक है। खरीफ की फसल के अंतर्गत धान आता है, और भारत की सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रमुख खाद्य फसल है धान, जो भारत में भारत की जनसंख्या के द्वारा सबसे ज़्यादा उपभोग की जाती है, ये फसल कंज्यूम की जाती है ना। हमारी तरफ आप देखोगे कि भाई गुरुजी ऊपर कहाँ, नॉर्थ इंडिया में कहाँ खाई जा रही है, चलिए ठीक है कोई नहीं, आप दक्षिण भारत जाइए। दक्षिण भारत तो भाई साहब आपके साथ तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में, तेलंगाना में, इन राज्यों में, इवन महाराष्ट्र के साउथ में भी यहाँ से शुरू होता है ये परंपरा, मछली और चावल। बंगाल में जाइए, मछली और चावल, वहाँ का जो खान पीन है वो मछली चावल है, रोटियाँ तो मिलेंगी नहीं आपको। आप जैसे घूमने चले गए दक्षिण भारत में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट पे, ढाबाओं पे आपको यहाँ की इसी दाल रोटी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे जो खाना है वो वहीं के हिसाब से मिलेगा, वहाँ की परंपराओं के हिसाब से, वहाँ की व्यवस्थाओं के हिसाब से, ठीक है। तो इस वजह से सबसे प्रमुख खाद्य फसल भी है जी। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है एक, भगवान महावीर स्वामी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है जी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और वास्तविक जैन धर्म की स्थापना करने वाले महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि वैशाली 16 महाजनपदों का एक पार्ट था, बज्जी संघ के अंतर्गत आता था, और बज्जी संघ में 8 हिस्से हुआ करते थे। बज्जी संघ मतलब 8
हिस्सों को मिलाकर के बज्जी संघ नाम दिया गया। उसी का एक पार्ट था वैशाली, और वहीं पर जन्म हुआ था कुंडग्राम नामक गांव में महावीर स्वामी जी का। तो इनके नाम से है भगवान महावीर स्वामी जी राष्ट्रीय उद्यान, गोवा राज्य में। भाई साहब कौन से राज्य में है? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी है, और गोवा में बहने वाली जो प्रसिद्ध नदियां हैं वो ज्वारी और मांडवी है। गोवा स्थित है पश्चिमी घाट में, और गोवा स्थित है अरब सागर के किनारे, और गोवा से होकर के निकलती है कोंकण रेलवे भी निकलती है, ठीक है। और दूध सागर जलप्रपात भी है जो मांडवी नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में? गोवा के भीतर, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, और बहुत सारे पॉइंट हैं गोवा के विषय में, आगे आगे बताते रहेंगे। एक है लिखा है वेदांतगल अभ्यारण्य है, जो वेदांतगल अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पे स्थित है? वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अब इनमें से जहाँ भी जो दिक्कत लगी हो आपको, जो होमवर्क था, भारत के चौथे राष्ट्रपति, पांचवें राष्ट्रपति बताइए। राधा कृष्ण भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ पे राजदूत थे, कौन से देश के राजदूत थे, इसके बारे में जो होमवर्क है, हर क्लास में आपको होमवर्क दिया जाएगा, जिससे आप भी रिसर्च करें, आप भी थोड़ा सा खंगालें। जब ल्यूसेंट के पेजों को आप बदलोगे इधर से उधर, तो थोड़ा सा आपको भी नॉलेज होगी, आपको एक्स्ट्रा ज्ञान होगा, वहाँ से अलग से चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। इन चीज़ों को आप वहाँ पर देखेंगे। तो बाकी का तो मैंने सारे आंसर्स आपको इसमें बता दिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वहाँ पे मैंने छोड़ दिया हो, ठीक है। तो ये सेट नंबर हमारा 5 था। आगे और मिलेंगे इसी तरीके से, आप पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए क्लास को। तो मिलते हैं, नमस्कार सभी को, राधे राधे।